नमस्कार दोस्तों। भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ देखा जाए तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगाते हैं, मगर दोस्तों एक ऐसा भी समय था जब आज़ादी से पहले लोगों के मन में जातिवाद को लेकर एक अहम भाव था, तो दूसरी तरफ अछूतता को लेकर एक हीन भावना थी। जी हाँ, आज हम मुल्कराज आनंद द्वारा लिखे गए एक बहुत ही फेमस नॉवेल के थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें ये बताएगा कि कास्ट जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले हमें किस तरीके से लोगों को एक स्कैवेंजर्स की तरह ट्रीट करते थे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक कीड़ा और या फिर हम ये कह सकते हैं एक जानवर समझा जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो थीम्स जो है, थीम्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि थीम का असली मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द थीम। थीम जो है ये हमें किसी भी राइटर के राइटिंग के बारे में बताता है, उसके पीस ऑफ वर्क के बारे में बताता है, और ये भी हमें क्लियर करता है कि एक नैरेटर ने कौन कौन सी चीज़ों को मेन सब्जेक्ट मैटर के तौर पे अपनाया है अपने राइटिंग को अपने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो अब हम आएंगे थीम्स ऑफ अनटचेबल्स के ऊपर में। तो यहाँ बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो देर आर 7 टाइप्स ऑफ थीम्स। थीम ऑफ अनटचेबिलिटी, थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन, द विशियस सर्कल, थीम ऑफ सर्विलिटी, इम्पार्शलिटी एंड इक्विलिब्रियम, ईस्ट एंड वेस्ट थीम एंड थीम ऑफ सोशल रियलिज्म। तो हम एक के बाद एक, इट मीन्स वन बाय वन, एक के बाद एक हम सारे थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों से इन डिटेल ये बताऊंगी कि व्हाट द नैरेटर हैज़ एक्चुअली अडॉप्टेड इन दिस होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ अनटचेबल्स। सो सबसे पहला जो हमारा थीम है वो है इम्पार्शलिटी एंड इक्विलिब्रियम। Since Anand has excellent grasp over the psychology of both the caste Hindus and the untouchables, his portrayal of their intercourse and relationship is impartial and equipoised. जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ हमें नैरेटर ये कह रहे हैं कि आनंद ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदू कास्ट को और अनटचेबल्स के बीच में जो कंपेयर, अगर हम देखा जाए, अगर हम कंपेयर करेंगे, तो जहाँ एक तरफ हिंदू अपने आप को सबसे सर्वोपरि यानी कि सबसे हाई क्लास समझते थे, वहाँ अनटचेबल्स को बिल्कुल ही तुच्छ यानी कि हीन समझा जाता था। He does neither overstate or exaggerate the injustice and cruelty perpetrated on the untouchable, nor does deride and censure all caste Hindus for being callous and unsculptures। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कभी भी इनजस्टिस या फिर क्रुएलिटी का जो साथ है वो नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने जो मेन कैरेक्टर हैं यानी कि बाखा के ज़रिए हम लोगों से ये बताने की कोशिश की है कि ऑल्दो बाखा वॉज बिलोंगिंग टू अनटचेबल कास्ट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा यंग मैन छुपा हुआ था जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, जो अपने पूरे बिरादरी के लिए खड़ा होना चाहता था और समाज में अपने आप को वैसा ही पोजीशन दिलाना चाहता था या देखना चाहता था जैसा कि एक सेपॉय या फिर जो ब्रिटिश मैन्स लोगों को हासिल होता है, या फिर एक आम बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई का अधिकार है वो बाखा खुद के लिए देखना चाहता था। यानी कि खुद के लिए वो ये चाहता था कि वो किस तरीके से अपने आप को ग्रो करे और वो भी बाकी बच्चों की तरह इस समाज का एक अहम हिस्सा बन के रह पाए। मगर होता ये है दोस्तों, हिज कास्ट हिंदू कैरेक्टर्स आर नॉट टायरेंट एंड हिज अनटचेबल प्रेजवर्दी एंड कमेंडेबल। उन्होंने अपने नॉवेल के ज़रिए हमसे ये बताया है कि किस तरीके से पंडित कालीनाथ जो हैं उन्होंने सोहिनी को मोलेस्ट करने की कोशिश की, और इसी दौरान बाखा के अंदर का जो एक कैरेक्टर है जो कि रिवॉल्ट कर रहा है इन सभी चीज़ों को, वो हमारे सामने बाहर आया। एक तरफ अगर उन्होंने पंडित कालीनाथ जैसे कैरेक्टर्स का जो हिपोक्रिट जैसे कि व्यवहार है वो दर्शाया है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चरत सिंह जो हविलदार है, जो कि एक बहुत ही जेनरस कास्ट का मैन है, यानी कि हिंदू इंसान ही है वो भी, और उन्होंने ये भी बताया है कि लोग जो है वो अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। यानी कि पंडित कालीनाथ जो है ही वॉज फुल ऑफ लस्ट एंड डिज़ायर एक तरफ देखा जाए तो, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चरत सिंह जैसे भी लोग हैं जो कास्ट जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और हमेशा
अनटचेबल्स का साथ देते हैं। सेकंड अगर हम थीम को देखें तो आता है ईस्ट और वेस्ट का थीम। जी हाँ दोस्तों, ये ईस्ट और वेस्ट का थीम यहाँ इसलिए दिखाया गया है बिकॉज टॉमीज जो हैं, बाखा को सेपॉयज यानी कि ब्रिटिश मैन की तरह खुद को ड्रेसअप करना बहुत ही पसंद था। और यहाँ पर एक और कैरेक्टर होते हैं इस नॉवेल में जिनका नाम कोलोनेल हचिंसन होता है। जी हाँ दोस्तों, और बाखा इकबाल बशीर रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर जो बाखा है, बाखा को जो हचिंसन है वो एक फादर होते हैं चर्च के एंड वो एक मिशनरी चलाते हैं जिसके दौरान वो ये समझते हैं कि हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं वो सब दे ऑल आर द चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। और उनका काम, उनके मिशनरी का काम ये होता है कि वो सारे हिंदुओं तक पहुँचे, जितने भी इंडियंस हैं उनके तक पहुँचने के लिए उनको इंडियंस के पास खुद जाना पड़ेगा, ना कि इंडियंस उनके तरफ आएंगे। और इसी तरीके से वो बाखा का माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं और उसे कहीं ना कहीं सिंपथाइज करते हैं कि आप अपने आप को अनटचेबल ना समझें बिकॉज यू आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड। उसी वक्त अगर देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं बाखा के दिल में एक राहत मिलती है उसकी बातों से, तो दूसरी ही तरफ बाखा बहुत ही जल्दी इस चीज़ से मूव ऑन कर जाता है जब उसकी वाइफ ये कहती हैं कि बाखा इज़ जस्ट लाइक अ डॉग एंड वो कोलोनेल हचिंसन को अपने घर की तरफ बुलाती हैं एंड उनका जो एटीट्यूड होता है बाखा की तरफ वो एक अनटचेबल से या फिर एक जानवर से कम नहीं होता है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर क्या होता है, वाइल कॉपिंग द टॉमीज ही एक्सपीरियंसेस अ स्टेट ऑफ एमेंसिपेशन एंड सेल्फ डिग्निटी। बाखा को शौक होता है कि वो भी एक सेपॉय की तरह बने और वो भी एक ब्रिटिश मैन की तरह बने। तो यहाँ आनंद ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि बाखा के अंदर एक ऐसा यंग बॉय छुपा हुआ है जो खुद को एक ब्रिटिश मैन यानी कि एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड मैन के रूप में देखना चाहता है। Although Iqbal and Bashir do not cast any significant influence of Bakha, but Bakha likes them for their rational and radical thought। जी हाँ दोस्तों, बाखा को जो हमारे यहाँ पोइट होते हैं इकबाल बशीर सिंह, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं होती हैं या फिर इनके जो थॉट्स होते हैं वो अनटचेबल्स के सपोर्ट में होते हैं, ना कि उनके खिलाफ में। The most constructive aspect of Western influence is that it facilitated all-round change। यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही वैल्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो ये भी नॉवेल का एक थीम है यानी कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देन थीम ऑफ अनटचेबिलिटी, येस इट इज़ द मेजर थीम। The cruelty and tyranny perpetrated on Bakha was peculiar to the untouchables alone, although they shared the common hardship and indignity with other outcasts। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो क्रुएल्टी दिखाया जाता है बाखा की तरफ या फिर बाकी अनटचेबल्स की तरफ वो किसी हार्डशिप से कम नहीं होता है, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की बात होगी कि हम खुद इंसान हैं मगर फिर भी हम दूसरे लोगों को तुच्छ या फिर हीन मानते हैं, अपने आप से कम मानते हैं। एवरीबडी डिटेक्ट्स दैट एंड लोथ्स टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम और टू गिव एनीथिंग टू देम। यानी कि पहला ऐसे भी हुआ करता था दोस्तों कि जो आउटकास्ट होते थे यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके लिए वेल अलग होता था, उनके किसी भी चीज़ों को छूना भी खुद को पॉल्यूट करना होता था। अगर उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी तो उनका कोई हक नहीं होता था कि वो विलेज के किसी भी वेल से पानी ले सकें। इसके लिए उन्हें किसी अपर कास्ट हिंदू के पिटिशन की ज़रूरत होती थी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर आजकल के ज़माने में हमें हाई कोर्ट में पिटिशन लगाना पड़ता है, मगर अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो अनटचेबल्स जो हुआ करते थे उन्हें हिंदू कास्ट के सामने एक पिटिशन लगाना पड़ता था, उन्हें प्रे करना पड़ता था कि प्लीज़ हेल्प अस। वो उनसे इस तरीके से हेल्प करते थे कि अगर किसी को एक कॉइन, यहाँ पर एक नॉवेल में बहुत ही एक अच्छा पार्ट है दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि बाखा को एक आदमी होता है, उसे कुछ पैसे देता है यानी कि उसे एक कॉइन देता है, बट वो कॉइन को भी वो एक पेपर में रैप करके उसके हाथ में नहीं देकर वो उसे इस तरीके से फेंक के देता है जैसे कि हम किसी कुत्ते को हड्डी फेंक कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे कास्ट सिस्टम जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग था और लोग एक दूसरे के प्रति कितना हीन भावना रखा करते थे। दे आर डिनाइड एंट्रांस टू टेम्पल, उन्हें टेम्पल के अंदर भी घुसने की कोई अनुमति नहीं दी जाती थी। दे बिलीव दैट द अनटचेबल कुड डिफाइल गॉड एंड गॉडेस, उन्हें यहाँ तक कि ये भी बिलीव किया जाता था दोस्तों कि जो अनटचेबल्स हैं अगर वो मंदिर में आएंगे तो भगवान भी उनके टच से पॉल्यूट हो जाएंगे। एंड इवन द प्रेमिसेस ऑफ द टेम्पल, दिस हिपोक्रेसी ऑफ हिंदू ट्रेडिशन इज वेल पोर्ट्रेड बाय आनंद। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा थीम क्या है। जी हाँ, द विशियस सर्कल। Thousands years of slavery has left an irrevocable marks upon the life and physique of untouchables। ये जो अनटचेबिलिटी है दोस्तों, ये सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये काफ़ी सालों से चला हुआ आ रहा होता है। एंड लोग अपने आप को अनटचेबल्स या फिर दूसरों से कम समझने लग जाते हैं और इसका बुरा असर जो है वो ना सिर्फ मेंटली अनटचेबल्स पे पड़ता है बल्कि फिजिकली भी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो अपने आप को और एक डॉग यानी कि एक कुत्ते के बीच में कोई अंतर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर ट्रीटेड लाइक स्कैवेंजर, दे आर ट्रीटेड लाइक डॉग्स एंड अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स। वीकनेस करप्ट्स एंड एब्सोल्यूटली, वीकनेस करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यहाँ तक कि वीकनेस जो है, बाखा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक स्कैवेंजर बॉय है एंड इज कॉट इन अ विशियस सर्कल फ्रॉम विच देयर इज नो एस्केप। बाखा अपने आप को चारों तरफ एक ऐसे सर्कल में पाता है, घिरा हुआ पाता है दोस्तों, कि वहां से बाहर आना is next to impossible. Destined or subjected to clean dung and live in squalor, he has to survive on food left over by the caste Hindu। यहाँ तक कि जो हिंदू हुआ करते थे दोस्तों, उनके खा लेने के बाद जो लेफ्ट ओवर होता था, जो कि हम नॉर्मली आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हम एनिमल्स को भी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। अगर हमें उनके लिए भी कोई सामान खाने के लिए देना होता है तो हम फ्रेश बना कर देते हैं। बट देयर वर टाइम जब लोग खुद खा लेने के बाद, जो हाई कास्ट हिंदू हुआ करते थे, वो अपने खाने के बाद उनके भोजन में से जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचा रहता था वो देते थे अनटचेबल्स को खाने के लिए, लाइक एनिमल्स। एंड द फैक्ट दैट दे सीम्स टू बी द ओनली रीजन टू परपिचुएट द ऑसेस्ट्रिज्म एंड देयर सफरिंग्स मर्ज विद इटर्निटी। उनका जो सफरिंग्स था उसका कोई एंड नहीं था। दे वर बॉर्न एज अनटचेबल्स एंड दे डाइड एज अनटचेबल्स। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थीम की तरफ, थीम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन। डिस्क्रिमिनेशन with regard to each and every aspect was the right of untouchables। जी हाँ दोस्तों, आनंद is touched with pity at the deplorable plight of the untouchable। The untouchable are segregated and discriminated against the rest of society। बाकी समाज के लोगों के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो अनटचेबल्स हैं उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि हम ऐसे ट्रीटमेंट आजकल अपने नौकरों के साथ भी नहीं करते, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। एंड आनंद ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है बाय शोइंग अस द 24 आवर ऑफ अ डे which a scavenger boy has spent in his life। जी हाँ दोस्तों, the colony does not have several outcasts including washermen and leather workers, but the scavenger hold the lowest rank in the hierarchy of caste। यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि उस कम्युनिटी में देखा जाए तो वॉशरमैन के अलावा और ज़्यादातर सारे हाई कास्ट हिंदू ही रहते हैं। दे डिजर्व लीस्ट ह्यूमन लव एंड सिंपैथी एज ऑर्डेन्ड बाय द ओल्ड वैदिक ट्रेडिशन। ओल्ड वैदिक ट्रेडिशंस के हिसाब से जो कास्ट सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, पीजेंट्स या फिर फार्मर्स हम कह सकते हैं, शूद्रस जो कि सबसे लो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिन्हें हम एक तरीके से अनटचेबल्स भी कह सकते हैं, उनके प्रति लोगों के मन में कोई सिंपैथी नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर वो बीमार भी पड़ जाते थे तो उन्हें कोई अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने का भी अधिकार नहीं होता था, बिकॉज दे वेर अनटचेबल्स एंड इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ दे विल टच टू एनी हाई कास्ट हिंदू दे विल गेट पॉल्यूटेड।
they have been subjected to subhuman status. In some respect, animals are better than untouchable because they are at large to use their surroundings without polluting them. जी हाँ दोस्तों, जानवर जो थे, जानवर उनके मुकाबले कई ज़्यादा लकी थे क्योंकि वो इजीली यहाँ से वहाँ घूम सकते थे एंड दे वे फ्री टू रोम हेयर एंड देयर एंड यूज़ देयर सराउंडिंग, लेकिन वो अधिकार इन अनटचेबल्स को भी नहीं था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट थीम की तरफ। थीम ऑफ सोशल रियलिज्म। Anand is not quixotic about his principles and ideology. He is very pragmatic and realistic in his approach to the problems of untouchability. यहाँ आनंद ने हमें इनडायरेक्ट वे में किसी भी चीज़ को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने डायरेक्टली हमें वो दृश्य दिखाया है या फिर वो सिनेरियो हमारे सामने प्रेजेंट किया है दोस्तों, जो हमारे भारत में एक्चुअली एग्जिस्ट करता था। जी हाँ, द थीम ऑफ द नॉवल इज बेस्ड ऑन हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। जब मुल्कराज आनंद बहुत ही छोटे थे उस वक्त इस पूरे नॉवल को उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये जितना भी एक्सपीरियंसेस है उनके चाइल्डहुड से ही उन्होंने गैदर किया है। आनंद हैज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द अनटचेबल्स एंड देयर सफरिंग्स एंड सराउंडिंग्स। आनंद को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उनके बचपन में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने अनटचेबल्स के प्रति कौन कौन सी चीज़ों को देखा था, यानी कि उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा होता था, उन्हें किस तरीके से लोग ह्यूमिलेट करते थे, इन सारी चीज़ों को, इन सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने पोर्ट्रे किया है अपने इस नॉवेल के ज़रिए। एज अ चाइल्ड ही यूज टू प्ले विद द अनटचेबल बॉयज़। जब वो छोटे थे तब वो अनटचेबल बॉयज़ के साथ खेला भी करते थे। बाखा, द हीरोज़ लाइफ इज़ ऑथेंटिक। जो बाखा है उनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक थी। सो इसी के साथ यहाँ इस नॉवेल के सारे थीम्स हमने कंप्लीट किए एंड आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, बिकॉज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मैक्सिमम टाइम आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लें, ये क्वेश्चन 100% इम्पॉर्टेंट है और ये आता ही है दैट राइट अबाउट द थीम्स ऑफ द नॉवल अनटचेबल्स, यानी कि मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया अनटचेबल नॉवल के थीम के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। सो students like me who are doing MEG right now, I hope this video will be helpful to them. So thank you and इसी के साथ मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी गुड नाइट एंड हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शेयर करेंगे द नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ द अनटचेबल्स रिटन बाय मुल्कराज आनंद। थैंक यू एवरीवन।